है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। हरियाणा चेतना न्यूज़ के माध्यम से हर रोज़ हिंदी की कक्षाएं देखने वाले आप सभी को आपके शिक्षक अनूप कुमार की नमस्ते। देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि व्याकरण के दो विषय हमने लिए थे, अलंकार, और फिर हम हिंदी भाषा परिचय से आगे बढ़े थे। उसका एक भाग हमने किया था। हमने पिछली जो कक्षा थी उसमें देखा था कि जो हिंदी की आदि जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है और एक लंबी यात्रा हिंदी की थी। ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट, अपभ्रंश से होती हुई पुरानी हिंदी और अब नई हिंदी में का रूप इसका जो वर्तमान में प्रचलन में है। तो ये संस्कृत से हिंदी आई। अब जो हिंदी है ये भारत की राजभाषा हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारे पूरे भारतवर्ष की संपर्क भाषा हिंदी है। हिंदी ही क्यों? विषय ये है कि हिंदी ही क्यों? क्योंकि गांधी जी ने ऐसा सुझाव दिया था कि हिंदी बड़ी सरल भाषा है, हर भारतवासी इसको ठीक ठाक समझ सकता है। और स्वतंत्रता के बाद जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें हमारे देश की भी एक राजभाषा हो, हिंदी हो। लेकिन विडंबना है कि हिंदी उस समय भी पूर्ण भारतवर्ष में अपनी जगह नहीं बना पाई थी, आज भी नहीं बना पाई है। बीजी खेर जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी को कहा गया कि आपके पास 15 वर्ष हैं, इन 15 वर्षों में आप हिंदी को पूरे देश की एक भाषा बना दीजिए जो सब भारतवासियों को जोड़ दे, जो ऑफिशियल लैंग्वेज पूरे भारतवर्ष की हिंदी। और तब तक जब तक ऐसा ना हो पाता तब तक अंग्रेजी इसके साथ रहेगी। हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसमें भी इसका काम चलता रहे। ऐसा 15 वर्ष का समय दिया गया कि इस पूरे भारतवर्ष में हमारी जो एक भाषा वो हिंदी बनी रहे। लेकिन प्रिय विद्यार्थी, विडंबना ऐसा नहीं हो पाया। वर्तमान में हमारे 12 राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है। ज़्यादातर ये उत्तर भारत के राज्य हैं, हमारा हरियाणा है, हमारा राजस्थान है। तो ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तीन केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। ये इनमें हिंदी भाषा प्रचलन में है। और 3 ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ ये द्वितीय दर्जे की भाषा है। तो कई बार हम सोचते हैं कि पूरे भारतवर्ष में पहले दर्जे की भाषा हिंदी ही होगी। नहीं, अभी भी हिंदी को अपना वो स्थान बनाना है जो इसको चाहिए। हाँ, ये संपर्क भाषा जरूर है, पूरे भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, राजभाषा हिंदी है। अब संपर्क भाषा का मतलब क्या है कि हरियाणा का कोई भी इंसान अगर तमिलनाडु जाता है, वो कर्नाटक जाता है, केरला जाता है, भले ही वो सामने वाला उस चीज़ को लिख न पाए, लेकिन वो समझ जरूर जाएगा कि ये हिंदी में पूछ क्या रहा है। तो ऐसी संपर्क भाषा जो हम सबको जोड़ती है वो हिंदी ही है। अब भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी इस देश की राजभाषा है। ये कहाँ तय है? ये भारत के संविधान में तय है। कौन से अनुच्छेद में तय है? अनुच्छेद 343 में तय है। 343 अनुच्छेद में ये तय है कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है, भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। अब 8वीं जो अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। 22 भाषाएं भारत देश में स्वीकार हैं जो इस देश में बोली जाती हिंदी के साथ साथ। हाँ, जब संविधान बना, देश आजाद हुआ, तब केवल 14 भाषाएं थी। तब 14 भाषाएं थी, फिर 22 हुई। अब 22 आते आते इसका दौर क्या रहा कि 1967 पहला जो संशोधन हुआ संविधान में भाषा को लेकर के, पहला, वैसे 21वां संशोधन था, और इसमें एक भाषा और जोड़ दी गई, वो सिंधी थी। वो सिंधी थी। 71वां जो संशोधन है वो 1992 में किया गया। एक ऐतिहासिक वर्ष भी इस देश के लिए है ये। अब यहां 2 अणय आप याद रख सकते हैं, मणिपुरी, कोंकणी
नेपाली। अब ये अणय है और ये अणय है, ये दो अणय आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब 92वां संशोधन 2004 में हुआ। मैथिली, बोडो, संथाली झारखंडी भाषा है और डोगरी, कुल 4 भाषाएं 92वें संशोधन 2004 में हुआ। इसके अनुसार फिर भारतीय संविधान में जोड़ दी गई। तो ऐसी 8 भाषाएं और फिर बाद में स्वीकृत हुई और वर्तमान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। पहला जो संशोधन है वो 67 में हुआ था, दूसरा संशोधन 92 में हुआ और तीसरा 2004 में हुआ। सिंधी 15वीं भाषा थी। फिर 2 अणय से आप याद रख सकते हैं, मणिपुरी इसमें आता है, कोंकणी इसमें आता है अणय, और नेपाली तीसरी भाषा। मैथिली विद्यापति जिसके लेखक इस भाषा के बहुत बड़े लेखक रहे। बोडो संथाली झारखंडी जो भाषा है, और डोगरी। उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ पाए होंगे। इससे अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा देश भारत। अब ये जो हिंदी भाषा है इसका जो विस्तार रूप किया गया, भौगोलिक अनुसार हिंदी को छोटे छोटे समूह में बांटा गया। हिंदी एक भाषा, फिर उपभाषा 5, 18 बोलियां क्षेत्र अनुसार एक हिंदी। जो हिंदी है उसकी पहली उपबोली पूर्वी हिंदी, उपभाषा, माफी चाहूँगा, बोली नहीं, उपभाषा। और डायलेक्ट जिसको बोलते हैं बोलियां, जो बोलियां ही जाती हैं, लिखन स्वरूप नहीं होता। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं वो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये अवधी यानी कि अवध की भाषा, अवध मतलब अयोध्या। इसके एक अच्छे रचनाकार हुए मुल्ला दाऊद। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा साहित्य पढ़ने में आसानी हो जाएगी। जो हिंदी साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, अवधी भाषा के रचनाकार थे मुल्ला दाऊद जी। अवधी यानी कि अवध की भाषा, अयोध्या। पश्चिमी हिंदी, अब पश्चिमी हिंदी में आप 2 कै याद रखें, कन्नौजी और कोरवी। 2 बै याद रखें, बर्ज और बुंदेली। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक अच्छी रचना है। और जो 5वीं बस्ती है वो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी क्योंकि वो हरियाणवी है। बांगरू भी इसको बोलते हैं। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी तीसरी उपभाषा है। मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी, ढूंढाते जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमारी जो बिहारी हिंदी है, मगही, मैथिली। मैथिली के अच्छे जो साहित्यकार हुए विद्यापति जी, पद्मावत जिसने लिखी, और भोजपुरी। अब ये जो भोजपुरी है ना प्रिय साथियों, ये भोजपुरी दुनिया में बोले जाने वाली सबसे बड़ी उपभाषा है। फिजी और मॉरिशस देश तक ये भाषा पहुंच चुकी है जो भोजपुरी है। और अंत हमारी जो बस्ती है वो है पहाड़ी हिंदी। गढ़वाली, कुमाऊनी, नैनीताल अल्मोड़ा की जो भाषा है, और हिमाचली। ये हमारा
समूह है पूरे का पूरा, जो भाषा और बोलियों का जो पूरा समूह है कि पूर्वी हिंदी, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी। मुल्लादाव जी अवधी के रचनाकार हैं, चंदायन इनकी एक रचना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको साहित्य से जुड़ी बातें भी थोड़ी थोड़ी पता लगती रहें। बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद जो पश्चिमी हिंदी है, जो हरियाणवी जिसके अंतर्गत आती है, 2 क आप याद रखें, कन्नौजी है, कोरबी है, 2 ब आप याद रखें, बर्ज और बुंदेली है। और राजस्थानी जो भाषा है, उपभाषा है, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी इसके अंतर्गत आती है। और बिहारी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी और हिमाचली। उम्मीद करता हूँ आप इतनी बात को आप समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे विद्यार्थियों, जो दक्षिण भारत था, वहाँ एक भाषा और पहुंची। वो उर्दू से पहले की भाषा थी। उत्तर भारत के कवि वहाँ पहुँचते रहे और एक भाषा जो वहाँ प्रचलन में रही, वो अरबी फारसी को मिलाकर के एक भाषा जन्मी थी। अरबी और फारसी को मिलाकर के, फारसी इसकी लिपि थी। इसको दक्षिणी हिंदी बोलते हैं, दक्षिणी हिंदी। हिंदवी भी इसका दूसरा नाम है। ये उर्दू से पहले की भाषा है। उर्दू से पहले की भाषा है। जो कवि वहाँ दक्षिण भारत तक, ये गुलबर्गा, हैदराबाद, बीदर, कर्नाटक, इस क्षेत्र की भाषा है दक्षिणी हिंदी। अरबी फारसी को मिलाकर बनती फारसी लिपि की जो भाषा है, दक्षिणी हिंदी बोलते हैं। हिंदवी इसका दूसरा नाम है। ये उर्दू से पहले की भाषा। वहाँ प्रचलन में क्यों आई? क्योंकि यहाँ के जो कवि उधर पहुँचे, उन्होंने इन दोनों भाषाओं को मिलाकर के दक्षिणी हिंदी का निर्माण किया। अब जो पूरी की पूरी जितनी भाषाएं हैं, अब भाषा जो परिवार है पूरी दुनिया में, वो 12 हैं। सभी के अपने अपने समूह इन भाषाओं के। एक परिवार में कई कई भाषाओं को रखा है। भारत में भी भाषा परिवार जो 4 हैं। अब कौन से 4 हैं भारत के? भारोपीय, द्रविड़, तिब्बती बर्मा और आग्नेय। ये 4 भाषा परिवार भारत के हैं। इनमें से प्रचलन में 2 हैं, भारोपीय और द्रविड़। जर्मनी, फारसी, हिंदी, ये भारोपीय परिवार की भाषाएं, भारत और यूरोप को मिला करके। और द्रविड़ में जो दक्षिण भारत की बहुत सी भाषाएं हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। ऐसे 4 भाषा परिवार हमारे देश में हैं। जो 2 भाषा परिवार हैं, वो ज़्यादा प्रचलन में यहाँ रहे हैं। हिंदी फारसी इसका रूप है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे। और वर्तमान जो हिंदी का जो दौर है, वो नई हिंदी का दौर है। अब ये जो हिंदी है, इसकी शुद्धता और अशुद्धता, मतलब इसके जो मानक और अमानक जो चीज है, शुद्धता अशुद्धता का जो ज्ञान करवाता है ना, वो व्याकरण है। वो व्याकरण है। व्याकरण क्या चीज है? व्याकरण ऐसी चीज है जो भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान कराती है, उसके मानक रूप को हमें पहचान करवाती है। तो अब हम कदम दर कदम इसको बढ़ते चलेंगे। हिंदी भाषा परिचय से अब हम धीरे धीरे व्याकरण पर आएंगे। व्याकरण के अंदर हम जब 4 चीजें का अध्ययन विस्तार रूप से करेंगे। व्याकरण के रूप भी 4 हैं। इसका एक वर्ण व्यवस्था है, और वर्णों को मिलाकर के पद बनते हैं। माफी चाहूंगा, वर्णों को मिलाकर के शब्द बनते हैं। ये शब्द व्यवस्था है। अब शब्दों का जो व्याकरणिक रूप है, व्याकरणिक प्रचलन रूप है, वो पद है, पद व्यवस्था है। और जो सबसे बड़ी इकाई है हमारी, जो सबसे बड़ी इकाई है, वो है वाक्य, वाक्य व्यवस्था। ये 4 व्यवस्थाओं में हम लगभग पूरी की पूरी व्याकरण को हम पढ़ेंगे। अब हिंदी की एक चीज और है, ये एक चीज दूसरी चीज पर निर्भर है। हम संधि सीखेंगे तो उससे पहले पूरी वर्ण व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था समझकर ही हम संधि को समझ पाएंगे। हम शब्द व्यवस्था को समझकर ही समास को समझ पाएंगे। तो
अगली चीजों को समझना है तो इन चीजों को कदम दर कदम हम समझते जाएं। अब जो वर्ण है ना, वर्ण क्या है? वर्ण हम अपनी सामान्य व्याकरण में पढ़कर आए हैं कि वो बड़ी छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं होते। वर्ण से भी छोटी इकाई कोई है क्या? ध्वनि है। वर्ण की जो मौखिक इकाई है ना, वो ध्वनि ही है, सबसे छोटी इकाई। तो वर्ण ऐसी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं होते, जिसके टुकड़े न हो, लेखन में आती है वर्ण। इससे जो छोटी इकाई है वो ध्वनि है, वो केवल मौखिक रूप है, जिसके टुकड़े न हो, टुकड़े न हो, वो वर्ण है। अब ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके टुकड़े न हो? वो 4 हैं, जिनको मूल वर्ण भी कहते हैं। ए, ई, उ और ऋ। देखिए, हिंदी भाषा की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पाली, प्राकृत, अवहट्ट जैसी यात्राएं पूरी कर करके वो भारतीय संविधान के अनुसार इस देश की राजभाषा बन पाई। बहुत बड़ा देश भारत, उसकी भौगोलिक संरचना के अनुसार विभिन्न उपभाषाएं और विभिन्न बोलियों में उसको जोड़ा गया। उसको जोड़ते जोड़ते फिर उसकी शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान कराने के लिए पूरी की पूरी व्याकरण की रचना की गई। और व्याकरण जहां से शुरू होती है वो उसकी वर्ण व्यवस्था है। वर्ण किसे कहते हैं, ये एक इस परिभाषा के साथ हम अपने व्याकरण के अध्ययन को शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की कक्षा में आप इतना जरूर समझ पाए होंगे। आगे और समझने के लिए कि आगे की कक्षाएं फिर आप देखते रहिए। तब तक के लिए आपको नोट कुमार की नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।